दोस्तों, आज से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सेमेस्टर 1, 2 और 3 के विद्यार्थियों हैं उनके लिए एमडीसी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखेंगे। आपका कोई भी एमडीसी सब्जेक्ट हो, सेमेस्टर 1, 2 और 3 का सिलेबस सेम रहता है। यदि आप सेमेस्टर 1 में भी एमडीसी इकोनॉमिक्स लेते हैं तो इसी सिलेबस को पढ़िएगा, और सेमेस्टर 2 या 3 में भी एमडीसी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स रखते हैं तो इसी सिलेबस को पढ़िएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में हम इसके यूनिट 1 को करेंगे, जिसमें हमारा है परिचय, एक अर्थशास्त्री की तरह सोचना। अर्थशास्त्र क्यों पढ़ें? अर्थशास्त्र का दायरा और तरीके। अर्थशास्त्र के 5 सिद्धांत: कमी, लागत, लाभ, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और विनिमय। आर्थिक समस्याएं और अर्थशास्त्र में निर्णय लेना, तर्कसंगतता, दक्षता, व्यापार, मुक्त बाजार, समाजवाद, मिश्रित प्रणाली आदि। समष्टि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत: उपभोग, निवेश और बचत की अवधारणाएं। तो आज हम यूनिट 1 के ये सारे पॉइंट को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहला पॉइंट है, अर्थशास्त्र क्यों पढ़ें, इसके दायरे और तरीके। तो चलिए पहले हम अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद इसके दायरे और तरीके को देखेंगे। अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के 2 शब्द ओइक्स और नेमेनियन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गृहस्थी जीवन। अर्थशास्त्र का संधि विच्छेद करें तो अर्थ जोड़ शास्त्र है, जिसमें अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है, अर्थात अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। परिभाषा: सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के विनिमय, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र पढ़ने के कई फायदे हैं, जैसे 1. दुनिया की समझ। अर्थशास्त्र हमें ये समझने में मदद करता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, सरकारें निर्णय कैसे लेती हैं और आपके दैनिक जीवन में आर्थिक फैसले कैसे प्रभावित होते हैं। 2. बेहतर निर्णय लेना। अर्थशास्त्र हमें तार्किक रूप से सोचना और डेटा का विश्लेषण करना सिखाता है, जिससे हम बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। 3. करियर के अवसर। अर्थशास्त्र के ज्ञान से हम विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, परामर्श, सरकार आदि में कई तरह के करियर विकल्प चुन सकते हैं। 4. समस्या समाधान। अर्थशास्त्र हमें जटिल समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में मदद करता है। 5. समाज में योगदान। अर्थशास्त्र हमें समाज के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और उनमें सुधार लाने में योगदान करने में मदद करता है। अर्थशास्त्र का दायरा। अर्थशास्त्र का दायरा ये बताता है कि अर्थशास्त्र किस तरह से मानव जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। यह एक विस्तृत विषय है जो व्यक्तिगत निर्णयों से लेकर राष्ट्रीय नीतियों तक हर चीज का अध्ययन करता है जो धन, संसाधनों और लोगों के बीच संबंध से जुड़ी हो। अर्थशास्त्र के दायरे को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। 1. उत्पादन, वितरण और उपभोग। अर्थशास्त्र में उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संसाधनों का आवंटन और उपयोग शामिल है। 2. बाजार और मूल्य निर्धारण। अर्थशास्त्र में बाजार और मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मांग और आपूर्ति का अध्ययन शामिल है। 3. आर्थिक विकास और विकास। अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास और विकास का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आर्थिक विकास के सिद्धांत, मॉडल और नीतियां शामिल हैं। 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त। अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त का अध्ययन किया जाता है, जिसमें व्यापार सिद्धांत, व्यापार नीतियां और वित्तीय बाजार शामिल हैं। 5. सार्वजनिक वित्त और नीतियां। अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वित्त और नीतियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सरकारी राजस्व, व्यय और ऋण शामिल हैं। 6. पर्यावरण अर्थशास्त्र और संसाधन प्रबंधन। अर्थशास्त्र में पर्यावरण अर्थशास्त्र और संसाधन प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पर्यावरण संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण शामिल है। 7. विकास अर्थशास्त्र और गरीबी उन्मूलन। अर्थशास्त्र में विकास अर्थशास्त्र और गरीबी उन्मूलन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विकासशील देशों के आर्थिक विकास के सिद्धांत, मॉडल और नीतियां शामिल हैं। 8. आर्थिक सिद्धांत और मॉडल। अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांत और मॉडल का अध्ययन किया जाता है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत शामिल हैं। 9.
आर्थिक नीतियां और उनका मूल्यांकन। अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें नीतियों का मूल्यांकन और उनके प्रभावों का अध्ययन शामिल है। अर्थशास्त्र के तरीके। अर्थशास्त्र के तरीके वे विभिन्न उपकरण और दृष्टिकोण हैं जिनका उपयोग अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने, आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करने और आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। ये तरीके अर्थशास्त्र को एक सटीक और वैज्ञानिक विषय बनाते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। 1. सैद्धांतिक विश्लेषण। इसमें अर्थशास्त्री आर्थिक घटनाओं को समझने के लिए सिद्धांतों और मॉडलों का निर्माण करते हैं। ये सिद्धांत मानवीय व्यवहार और आर्थिक प्रक्रियाओं के बारे में सरलीकृत प्रतिनिधित्व होते हैं। उदाहरण के लिए, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत एक बाजार में किसी वस्तु की कीमत और मात्रा को निर्धारित करने में मदद करता है। 2. सांख्यिकीय विश्लेषण। इसमें अर्थशास्त्री आर्थिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करते हैं। वे डेटा को एकत्र करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं और फिर इससे निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए, एक अर्थशास्त्री देश की जीडीपी वृद्धि दर का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग कर सकता है। 3. तुलनात्मक विश्लेषण। अर्थशास्त्री विभिन्न देशों या समय अवधि में आर्थिक प्रदर्शन की तुलना करते हैं। वे विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियों की तुलना करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी नीतियां अधिक सफल रही हैं। उदाहरण के लिए, एक अर्थशास्त्री भारत और चीन की आर्थिक वृद्धि दर की तुलना कर सकता है। 4. केस स्टडी। अर्थशास्त्री विशिष्ट आर्थिक घटनाओं या नीतियों का गहराई से अध्ययन करते हैं। यह उन्हें आर्थिक सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक अर्थशास्त्री 2008 के वित्तीय संकट का अध्ययन कर सकता है। चलिए अब पॉइंट 2 को देखते हैं। अर्थशास्त्र के 5 सिद्धांत। कमी, लागत, लाभ, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और विनिमय। 1. कमी का सिद्धांत। कमी का सिद्धांत ये बताता है कि हमारी जरूरतें और इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं। इसलिए हमें अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए निर्णय लेने होते हैं और हमें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार चुनाव करना होता है, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। 2. लागत लाभ का सिद्धांत। लागत लाभ का सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी निर्णय के लिए हमें उसकी लागत और लाभ की तुलना करनी चाहिए। यदि लाभ लागत से अधिक है तो निर्णय लेना उचित होगा। 3. प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये बताता है कि लोग अपने स्वार्थ के अनुसार निर्णय लेते हैं और वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जिनसे उन्हें लाभ होता है। इसलिए यदि हम किसी विशेष गतिविधि को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमें उस गतिविधि से जुड़े प्रोत्साहनों को बढ़ाना होगा। 4. विशेषज्ञता का सिद्धांत। विशेषज्ञता का सिद्धांत ये बताता है कि जब लोग किसी विशेष कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, तो वे उस कार्य को अधिक कुशलता से और कम लागत पर पूरा कर सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञता से उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत में कमी आती है। 5. विनिमय का सिद्धांत। विनिमय का सिद्धांत ये बताता है कि जब 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच विनिमय होता है, तो दोनों पक्षों को लाभ होता है। विनिमय से दोनों पक्षों की जरूरतें पूरी होती हैं और वे अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए अब पॉइंट 3 को देखते हैं। आर्थिक समस्याएं और अर्थशास्त्र में निर्णय लेना, तर्कसंगतता, दक्षता, व्यापार, मुक्त बाजार, समाजवाद, मिश्रित प्रणाली आदि। आर्थिक समस्याएं और अर्थशास्त्र में निर्णय लेने के लिए कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं और सिद्धांत हैं, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। आर्थिक समस्याएं। 1. संसाधनों की कमी। आर्थिक समस्याओं का मूल कारण संसाधनों की कमी है। हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं। 2. वितरण की समस्या। आर्थिक समस्याओं में वितरण की समस्या भी शामिल है। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब संसाधनों का वितरण असमान होता है। 3. मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक आर्थिक समस्या है जिसमें कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है। 4. बेरोजगारी। बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है जिसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र में निर्णय लेना। 1. तर्कसंगतता। अर्थशास्त्र में निर्णय लेने के लिए तर्कसंगतता का उपयोग किया जाता है।
ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में तर्क और विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। 2. दक्षता। अर्थशास्त्र में निर्णय लेने के लिए दक्षता का महत्व है। ये सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग अधिकतम दक्षता के साथ किया जाता है। 3. व्यापार। अर्थशास्त्र में निर्णय लेने के लिए व्यापार का महत्व है। ये सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का व्यापार अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। 4. मुक्त बाजार समाजवाद मिश्रित प्रणाली। अर्थशास्त्र में निर्णय लेने के लिए मुक्त बाजार, समाजवाद और मिश्रित प्रणाली का महत्व है। ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण किया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया। 1. समस्या की पहचान। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले समस्या की पहचान करनी होती है। 2. विकल्पों का विश्लेषण। समस्या की पहचान करने के बाद विकल्पों का विश्लेषण करना होता है। 3. निर्णय लेना। विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेना होता है। 4. निर्णय का मूल्यांकन। निर्णय लेने के बाद निर्णय का मूल्यांकन करना होता है। चलिए अब पॉइंट 4 को देखते हैं। ये हमारा अंतिम बिंदु है। समष्टि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत। उपभोग, निवेश और बचत की अवधारणाएं। परिभाषा। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, मुद्रास्फीति, कुल उत्पादन आदि। समष्टि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत। 1. उपभोग। उपभोग की अवधारणा। उपभोग वह प्रक्रिया है जिसमें लोग सामान और सेवाओं का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। उपभोग के प्रकार। उपभोग के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत उपभोग और सामूहिक उपभोग। उपभोग के निर्धारक। उपभोग को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें आय, मूल्य, प्राथमिकताएं और सामाजिक स्थिति शामिल हैं। 2. निवेश। निवेश की अवधारणा। निवेश वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने संसाधनों को भविष्य में अधिक आय प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। निवेश के प्रकार। निवेश के कई प्रकार हैं, जिनमें शेयर बाजार, बॉन्ड, रियल एस्टेट और व्यवसाय शामिल हैं। निवेश के निर्धारक। निवेश को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें आय, मूल्य, जोखिम और भविष्य की अपेक्षाएं शामिल हैं। 3. बचत। बचत की अवधारणा। बचत वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य में उपयोग करने के लिए अलग रखते हैं। बचत के प्रकार। बचत के कई प्रकार हैं, जिनमें व्यक्तिगत बचत, सामूहिक बचत और राष्ट्रीय बचत शामिल हैं। बचत के निर्धारक। बचत को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें आय, मूल्य, प्राथमिकताएं और सामाजिक स्थिति शामिल हैं। निष्कर्ष। उपभोग, निवेश और बचत समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है और सरकारें आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं। दोस्तों, आज हमारा यूनिट 1 खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम यूनिट 2 को करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और आपके फ्रेंड में यदि किसी का एमडीसी इकोनॉमिक्स है तो उसे यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वह भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। धन्यवाद।